यह वीडियो आपके कमेंट की वजह से बना है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप उस पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कृपया हमें इस ईमेल पर भेजें mani3223236@gmail.com। या फिर अगर आपके पास कोई आइडिया है तो कमेंट करें और जल्द ही आपके टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा। एक शहर में सविता नाम की एक सास और मीरा नाम की एक बहू रहती थी। सविता को परफेक्शन क्वीन के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह अपने घर को बहुत बढ़िया तरीके से संभालती थी। मीरा को व्यंग्य क्वीन के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह हमेशा मजाकिया जवाब देती थी। उनके झगड़े शहर में मशहूर थे। एक दिन सविता ने मीरा को किराने की खरीदारी के लिए भेजा। मीरा ने सूची देखी और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं एक सुपरमार्केट की मैनेजर हूँ? सविता ने उसे घृणा से देखा और कहा, तुमने किराने की खरीदारी को एक कॉमेडी शो में बदल दिया है। एक और दिन सविता ने मीरा को रसोई साफ करने के लिए कहा। मीरा ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं यह सब बिना किसी रियलिटी शो के कर सकती हूँ? सविता ने कहा, यह कोई रियलिटी शो नहीं है, ये वास्तविकता है। तुम्हें सीखने की जरूरत है। लेकिन एक दिन उन्होंने एक अनोखा फैसला किया, साथ मिलकर खाना बनाने का। ये फैसला उनके झगड़ों को खत्म करने और अपने पति अमन के लिए कुछ खास बनाने के लिए था, जो एक बिजनेस ट्रिप से लौट रहे थे। सविता ने सोचा कि यह मीरा के खाना पकाने के कौशल को साबित करने का एक सुनहरा अवसर है, और मीरा ने सोचा कि यह सविता की पूर्णता को चुनौती देने का मौका है। सविता ने कहा, आज हम पनीर बटर मसाला बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैं बनाती हूँ। तुम्हें पता है कि मेरी कुकिंग सबसे अच्छी है। मीरा ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अगर यह डिश मेरे पति अमन के लिए नहीं है तो मैं इतनी मिर्च डालूंगी कि तुम्हारी स्वाद कलिकाएं जल जाएंगी, और मुझे लगता है कि तुम्हारी पूर्णता के रिकॉर्ड को थोड़े मसाले की जरूरत है। सविता हंसी और बोली, तुम्हारी मिर्च तुम्हारे नमक से कम महत्वपूर्ण है। तुम खाना पकाने के लिए सिर्फ माइक्रोवेव का इस्तेमाल करती हो। तुम्हारे पति को तुम्हारी कुकिंग से कोई मतलब नहीं है। मीरा ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी पूर्णता के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मसाले डाल सकती हूँ। तुम्हारी पूर्णता मेरे मसाले से कम महत्वपूर्ण है, और तुम्हारे साथ खाना बनाना मुझे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने का मौका देता है। वे दोनों फिर से हंस पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि उनके झगड़े इतने गंभीर नहीं थे और साथ में खाना बनाना उनके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। अमन घर आया और उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी साथ में रह रहे थे। उसने पूछा, क्या चल रहा है? तुम दोनों आज इतने खुश क्यों हो? सविता ने कहा, बेटा, हमने अपने झगड़े खत्म करने और साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। हम समझते हैं कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, और हमने साथ में खाना बनाने का भी फैसला किया है और देखा है कि कौन ज्यादा परफेक्ट है। मीरा ने पुष्टि की, और हमने एक दूसरे के खाना पकाने के कौशल की सराहना करने का फैसला किया है। अब से हम एक टीम है जहां हमारे कौशल एक दूसरे को चुनौती देंगे। अमन ने खुशी से कहा, मुझे यह सुनकर खुशी हुई। अब हम साथ में खाना बनाएंगे और साथ में खाएंगे, और तुम्हारी दोस्ती हमारी जिंदगी में नया रंग भर देगी। उस दिन के बाद सविता और मीरा ने साथ में नई नई रेसिपी ट्राई करना शुरू कर दिया। एक दिन सविता ने मीरा को खुश करने के लिए एक खास बिरयानी बनाई, लेकिन मीरा ने उसमें एक गुप्त सामग्री डाल दी जिससे वह बहुत मसालेदार हो गई। खाने के बाद सविता ने कहा, तुमने क्या बनाया है? तुमने तो मुझसे भी आगे निकल गए। मीरा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी परफेक्शन को थोड़ी चुनौती की जरूरत थी। एक और दिन मीरा ने सविता से कहा, आज तुम्हारी परफेक्शन वाली पैनकेक रेसिपी की परीक्षा होगी। सविता ने पैनकेक बनाने की योजना बनाई, लेकिन मीरा ने उसके साथ एक शरारत की जिससे उसमें किचन डिजास्टर जुड़ गया। जब सविता ने देखा कि कुछ गड़बड़ है तो उसने सोचा, क्या हो रहा है? मीरा ने खुद को संभाला और कहा,
ये मेरी गुप्त सामग्री थी, थोड़ी मस्ती और हंसी। अमन ने उनके रोजाना के प्रयोग देखे और हंसते हुए कहा, यह किचन ड्रामा एक टीवी शो की तरह है। तुम दोनों मिलकर खाना बनाने की प्रतियोगिता बनाओ। सविता और मीरा की दोस्ती और साथ में खाना बनाना कभी खत्म नहीं हुआ। वे एक दूसरे की खाना बनाने की शैली की सराहना करती थीं, हर दिन नई रेसिपीज आजमाती थीं और एक दूसरे की संगति का आनंद लेती थीं। घर में खुशियां भर जाती थीं और वे साथ में अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लेती थीं। और इस तरह सास बहू की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उनकी दोस्ती और साथ में खाना बनाना कभी खत्म नहीं हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी सेंटर की सदस्यता लें। दोस्तों, वापस स्वागत है। आज की इस नई कहानी का शीर्षक है खजाने की चाबी, असली अमीरी की खोज। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी या विषय है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हम आपके कमेंट पर भी वीडियो बना देंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। अमीर की चाबी कहानी का प्रारंभ एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन जिंदगी की कठिनाइयों ने उसे कभी इतनी राहत नहीं दी कि वह अपनी जिंदगी सुख से जी सके। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह खेती बाड़ी करता था, लेकिन उसकी फसल अक्सर बारिश या सूखे के कारण बर्बाद हो जाती थी। इस वजह से उसका जीवन हमेशा समस्याओं से घिरा रहता था। गांव के लोग रमेश की तारीफ करते थे क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन रमेश अपने दिल में हमेशा इस बात का दुख महसूस करता था कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। रमेश की दुविधा एक दिन रमेश अपने खेतों में फसल देखने गया। उसने देखा कि उसकी फसल फिर से बर्बाद हो गई है। उसके मन में निराशा का समुद्र उमड़ पड़ा। उसने सोचा, मैं अपनी जिंदगी कैसे सुधारूं? क्या मेरी किस्मत में कभी अमीरी नहीं लिखी है? रमेश ने उस रात सपना देखा कि उसके पास बहुत सारा धन है, लेकिन जब सुबह हुई तो सपना सपना ही रहा। उस दिन रमेश ने फैसला किया कि अब वह कुछ अलग करेगा, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी बदल दे। लेकिन क्या करे, यह उसकी समझ में नहीं आया। मोता एक दिन रमेश अपने खेतों में काम कर रहा था जब उसने देखा कि एक सोने की चमक उसकी नजरों में पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका वहम है, लेकिन जब उसने जमीन को खोदा तो उसके हाथ एक पुरानी और भारी चाबी लगी। ये चाबी देखकर रमेश चकित रह गया। उसने सोचा, क्या यह चाबी किसी खजाने की है? क्या मेरी किस्मत बदलने वाली है? रमेश ने यह चाबी अपनी जेब में रख ली और घर लौट आया। घर आने के बाद उसने गांव के बुजुर्गों से इस चाबी के बारे में पूछा। गांव के लोगों को यह चाबी देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि यह किस तिजोरी की चाबी हो सकती है। रमेश की खोज रमेश ने फैसला किया कि वह इस चाबी के रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने गांव के प्राचीन मंदिर के पुजारी से सलाह मांगी। पुजारी जी ने कहा, रमेश, यह चाबी शायद गांव के पुराने खंडहरों में किसी तिजोरी की हो सकती है। वह खंडहर पुराने जमाने के हैं और कहानियों में सुना जाता है कि वहां एक अमूल्य खजाना छुपा हुआ है। ये सुनकर रमेश के मन में आशा जगी। उसने सोचा, अगर यह चाबी सच में उस खजाने की है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। रमेश ने अपने यारों दोस्तों को इस बारे में बताया और सभी ने मिलकर उसे उस खंडहर तक ले जाने का विचार किया। खंडहर गांव से दूर एक जंगली इलाके में था, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन रमेश की आस उसे वहां तक खींच लाई। खंडहर की आस था। रमेश और उसके साथियों ने एक दिन सुबह जल्दी खंडहर के लिए यात्रा शुरू की। रास्ते में काफी कठिनाइयां आईं। जंगल के जंगली जानवर और कांटों भरे
रास्ते उनके साथ मुकाबला कर रहे थे, लेकिन रमेश अपनी मंजिल को पाने के लिए तैयार था। आखिरकार वे सब खंडहर तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर सभी ने देखा कि खंडहर एक पुरानी इमारत थी जिसमें कई रहस्य छुपे हुए थे। रमेश ने तिजोरी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पहली नजर में कुछ नहीं मिला। थोड़ा और खोजने पर एक पुराना जमीन के नीचे छुपा हुआ द्वार मिला। क्लाइमैक्स, रमेश ने अपनी चाबी निकाली और उस द्वार को खोलने की कोशिश की। चाबी घूमी और एक भयानक आवाज के साथ द्वार खुल गया। सभी लोग सांस रोके देख रहे थे कि अब क्या होगा। द्वार के अंदर एक पुरानी तिजोरी थी। तिजोरी का आकार बड़ा था, लेकिन उस पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। रमेश ने तिजोरी का ताला खोल दिया। जब उसने तिजोरी खोली तो सभी लोग चकित रह गए, क्योंकि तिजोरी के अंदर सोना, चांदी या हीरे नहीं थे, बल्कि एक पुराना कागज था। कागज पर लिखा था, अमीर वह होता है जिसके पास सच्चे दिल के लोग होते हैं, न कि धन। यदि तुम अपनी जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओगे तो तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। लोगों का प्यार और सम्मान यह पढ़कर रमेश को समझ आया कि असली अमीरी धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चाई में है। उसने तिजोरी में रखा हुआ कागज अपनी जेब में रखा और बिना किसी और वस्तु को लिए वापस अपने गांव आ गए। कहानी का समापन। गांव आकर रमेश ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपनी पूरी शक्ति और समय गांव के लोगों की मदद करने में लगा दिया। उसने उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए, अपनी जमीन का एक हिस्सा गरीब लोगों को दिया और हमेशा सच्चाई का पालन किया। धीरे धीरे रमेश गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसका सम्मान करने लगे और उसके पास धन की कमी भी दूर हो गई। लेकिन यह धन वह था जो लोगों के प्यार और सम्मान के रूप में था। इस तरह रमेश को असली अमीरी का ज्ञान हुआ और उसकी जिंदगी सच में अमीर बन गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे दिल में है। आखिरकार हमारे पास जितना भी धन हो, अगर लोगों का प्यार और सम्मान नहीं, तो हम कभी सच में अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों, वापस स्वागत है। आज की इस नई कहानी का शीर्षक है मणि और पुरस्कार साया। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी या विषय है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हम आपके कमेंट पर भी वीडियो बना देंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में मणि नाम का एक लड़का रहता था। मणि की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ नया करने के सपनों से भरा रहता था। एक दिन जब मणि अपने दोस्त अली के साथ बाजार से लौट रहा था तो उन्हें एक पुरानी रहस्यमयी दुकान दिखाई दी। दुकान के ऊपर लगे बोर्ड पर लिखा था, आश्चर्य की दुनिया। जिज्ञासा ने उन दोनों को अभिभूत कर दिया और वे दोनों दुकान में घुस गए। अंदर सब कुछ पुराना और अजीब था। एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथ में एक अजीब लकड़ी का बक्सा था। बूढ़ा आदमी अलग अलग चेहरे बना रहा था, लेकिन जब उसने मणि और अली को देखा तो वह मुस्कुराया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बूढ़े आदमी ने कहा। मणि और अली ने एक दूसरे की तरफ देखा और पूछा, तुम हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम दोनों ही इस बक्से के असली मालिक बन सकते हो। लेकिन याद रखना, यह बक्सा सिर्फ वही बताएगा जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। अगर तुम इसका गलत इरादे से इस्तेमाल करोगे तो इसकी शक्ति तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। मणि और अली को लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जिज्ञासा से प्रेरित होकर मणि ने डिब्बा लेने का फैसला किया। जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरी दुकान को भर दिया। रोशनी के भीतर से एक छोटी सी परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे एक इंसान का रूप ले रही थी।
परछाई मणि की परछाई थी, लेकिन यह मणि के भीतर छिपे अंधेरे और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। परछाई ने मणि से कहा, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हें अपने दिल से वह अंधेरा निकालना होगा जिसे तुम छिपाए हुए हो। मणि एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि इस परछाई के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करने की प्रबल इच्छा ने मणि को वह अंधेरा देने का फैसला किया जो उसने अपने दिल में रखा था। जैसे जैसे मणि ने अपने भीतर के अंधेरे को परछाई को दिया, वह और भी मजबूत और शक्तिशाली होने लगा। आखिरकार वह इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने मणि को अपने वश में करना शुरू कर दिया। परछाई ने अब एक भयानक रूप ले लिया था और मणि को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसे समझ में आ गया कि उसने गलती की है। मणि ने मदद के लिए अली को पुकारा, लेकिन तब तक छाया ने उसे भी अपने वश में कर लिया था। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, खुद को पूरी तरह से शुद्ध करना, बिना किसी अंधकार के। मणि ने अपने भीतर की शक्ति को जगाया और अपनी बुरी इच्छाओं और अंधकार से लड़ना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है, और अगर हम अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो कोई भी चीज हमें वास्तव में डरा नहीं सकती। एक लंबी लड़ाई के बाद मणि ने खुद को छाया से मुक्त किया और एक बार फिर से बॉक्स को बंद कर दिया। बूढ़े आदमी ने देखा कि मणि ने असली परीक्षा पास कर ली है। मुस्कुराते हुए उसने मणि से कहा, अब तुम समझ गए हो कि असली शक्ति अपने दिल और दिमाग को शुद्ध रखने में निहित है। मणि ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और अपने शहर लौट आया, लेकिन अब उसका दिमाग और दिल अलग था। वह समझ गया कि इच्छाओं को प्राप्त करना आसान है, लेकिन उन्हें संभालना असली चुनौती है। और इस तरह कहानी एक सबक के साथ समाप्त होती है कि हम अपने दिल को शुद्ध और अपने विचारों को उज्जवल रखकर ही अपने भीतर के अंधकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वापस स्वागत है। आज की इस नई कहानी का शीर्षक है शहर का राज। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी या विषय है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हम आपके कमेंट पर भी वीडियो बना देंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक ऐसा शहर था जहां लोग हर रात शांति से सोते थे। लेकिन इस शहर में एक प्राचीन रहस्य छुपा हुआ था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। हर रात 12 बजे से पहले शहर का एक पुराना घंटा बजता था। शहर के लोग मानते थे कि अगर वह घंटा न बजे तो शहर पर कोई बड़ा संकट आ जाएगा। लोग उस घंटे की आवाज का इंतजार करते, फिर चैन से सो जाते। यह घंटा उस शहर की आत्मा था जो उसे हर विपत्ति से बचाता था। शहर में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। उसका नाम मणि था। मणि एक आधुनिक व्यक्ति था जिसे पुरानी कहानियों और रहस्यों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये केवल बुजुर्गों द्वारा बनाई गई कहानियां हैं। उसने शहर के इस प्राचीन रहस्य को मात्र अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात मणि अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। उसे दुनिया के बारे में जानने का शौक था। 12 बजने में बस कुछ ही पल बचे थे, लेकिन आज रात कुछ अलग होने वाला था। वह घंटा जो हर रात बजता था आज खामोश रहा। शहर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, शहर में अचानक तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और एक गर्म हवा का झोंका पूरे शहर में फैल गया। लोग डर गए। हर घर में लोग अपनी जान के लिए प्रार्थना करने लगे। शहर के बुजुर्ग समझ गए कि कुछ गलत हो चुका है। कुछ बुजुर्ग मणि के पास आए और बोले, तुम इस शहर के राज को समझने में असफल रहे हो। तुम्हारी लापरवाही ने इस शहर पर संकट ला दिया है। अगर तुमने जल्द ही घंटा नहीं बजाया तो यह शहर नष्ट हो जाएगा।
मणि ने जो कुछ देखा उससे वह हैरान रह गया। वह हमेशा मानता था कि ये कहानियां केवल मिथक हैं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि इनमें कुछ सच्चाई है। शहर के लोगों का डर देखकर उसने समझा कि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। मणि ने तय किया कि वह मंदिर जाएगा जहां वह पुराना घंटा रखा हुआ था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और मंदिर की ओर चल पड़ा। रात के अंधेरे और तेज हवाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मंदिर प्राचीन था और वहां हर चीज से पुरानी धूल भरी मिट्टी की गंध आ रही थी, मानो समय वहां ठहर गया हो। जब मणि मंदिर के अंदर पहुंचा तो उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो एक छोटे से दीपक की रोशनी में बैठा था। बुजुर्ग ने अपनी बूढ़ी आंखों से मणि को देखा और कहा, तुमने इस शहर को संकट में डाल दिया है। अब इस शहर को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुमने घंटा नहीं बजाया तो इस शहर का हर इंसान नष्ट हो जाएगा। मणि समझ नहीं पाया कि वह क्या करे, लेकिन उसे पता था कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने बुजुर्ग की बात मानी और घंटे की रस्सी खींच दी। घंटा जोर से बजा और उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। जैसे ही घंटा बजा, शहर में एकदम से शांति लौट आई। हवाएं थम गईं और पेड़ स्थिर हो गए। शहर का भय एक ही झटके में समाप्त हो गया। मणि ने अपनी नींद भरी आंखों से उस शहर को देखा जहां अब केवल शांति ही शांति थी। उस रात मणि को समझ आया कि कुछ रहस्य समय से परे होते हैं और उनका सम्मान करना जरूरी होता है। उस रात मणि के दिल में एक नई समझ पैदा हुई। उसने शहर के लोगों का सम्मान करना शुरू किया और उनके प्राचीन रहस्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। हर रात उसकी कानों में घंटे की आवाज गूंजती, जो उसे याद दिलाती कि हर शहर, हर जगह की अपनी एक पहचान होती है और उस पहचान को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस तरह मणि ने शहर को संकट से बचाया, लेकिन उसने अपने भीतर एक नई रोशनी भी खोज ली। उसे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां सचमुच सच्ची होती हैं और उनका सम्मान करना हर इंसान का कर्तव्य है। शहर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन हर रात मणि घंटा बजने का इंतजार करता था, क्योंकि उसे पता था कि वह घंटा केवल एक पुरानी दास्तान का हिस्सा नहीं बल्कि उस शहर की आत्मा था। दोस्तों, वापस स्वागत है। आज की इस नई कहानी का शीर्षक है मणि और बहारे साहिल का राज। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी या विषय है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हम आपके कमेंट पर भी वीडियो बना देंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मणि एक शौकीन मुसाफिर था जिसे दुनिया के अनकहे गजरिशों का चश्मदीद करना पसंद था। हर सफर एक नई कहानी लेकर आता, लेकिन उसका सबसे बड़ा और खतरनाक मिशन उस वक्त शुरू हुआ जब उसने एक खौफनाक द्वीप के बारे में सुना जिसे लोग बहरे साहिल कहते थे। यह द्वीप तटों के दरमियान इतना छुपा हुआ था कि कोई वहां पहुंचकर वापस नहीं आ सका। मणि ने अपनी छोटी सी कश्ती उठाई और बहरे साहिल की तरफ सफर शुरू कर दिया। पहले तो समंदर पर सुकून था, लेकिन जैसे ही मणि द्वीप के करीब पहुंचा, तूफान बरपा हो गया। लहरें आसमान को छूती नजर आती थीं और कश्ती किसी पत्थर की तरह इधर उधर होती रही। लेकिन मणि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कश्ती को संभाला और आखिरी जोर से द्वीप के तट पर पहुंच गया। द्वीप खुद में एक राज्य था। चारों तरफ घने दरख्त, लंबी घास और ऐसे जंगली जानवर थे जो सिर्फ कहानियों में सुने जाते हैं। मणि ने अपना सामान उठाया और द्वीप के अंदर की जानिब सफर शुरू कर दिया। हर कदम पर एक नए खतरनाक जानवर या जहरीली बेल का सामना होता, लेकिन मणि के हौसले बुलंद थे। द्वीप के अंदर गहराई तक जाने पर मणि ने एक पुरानी कौम के आसार देखे। वहां चंद सोए हुए सैनिकों की लकड़ियां थीं, जो किसी पुरानी जंग का हिस्सा लगती थीं। हर चीज पर पुराने वक्त की मिट्टी लगी हुई थी,
लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां एक पत्थर का दरवाजा था जो किसी पुराने मंदिर का हिस्सा लगता था। उस दरवाजे पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। मणि ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया और अंदर घुस गया। अंदर का मंजर देखकर मणि के होश उड़ गए। वहां अनेक कीमती जवाहरात और सोना था जो आंखों को चुंधिया रहा था, लेकिन उनके दरमियान एक घिनौनी मूर्ति भी थी जो पूरी शिद्दत से मणि को देख रही थी। मणि ने मूर्ति को हाथ लगाया तो वहां का सारा मंजर बदल गया। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और दरवाजा बंद होने लगा। मणि ने जल्दी से कुछ जवाहरात अपने पास रखे और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां से निकलना इतना आसान नहीं था। मंदिर का पुराना निजाम सक्रिय हो गया था। हर कदम पर एक नई मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। पहले एक बड़ी छतरी नीचे गिरने लगी, फिर जहरीले तीरों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन मणि अपनी फुर्ती और चतुर दिमाग से हर मुश्किल से बचता हुआ बाहर निकल आया। जैसे ही मणि बाहर निकला, तूफान दोबारा शुरू हो गया। द्वीप को छोड़कर वापस लौटना मुश्किल लग रहा था, लेकिन मणि ने कश्ती में बैठते ही एक आखिरी इल्तिजा की और तूफान से गुजरता हुआ तट तक पहुंच गया। मणि के पास द्वीप के राज और अनेक अनमोल जवाहरात थे, लेकिन उसने कभी किसी को इस द्वीप के बारे में नहीं बताया। यह एक राज था जो सिर्फ मणि के दिल में था, लेकिन इस सफर ने मणि को सिखा दिया कि दुनिया में हर खजाना जरूरी नहीं कि सोना या जवाहरात ही हो, बल्कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान के दिल को जिंदगी भर बदलते रहते हैं। मणि ने ये जवाहरात बेचकर एक नया सफर शुरू किया, लेकिन बेहरे साहिल का द्वीप और उसका खौफनाक राज हमेशा उसके जहन में जिंदा रहा। दोस्तों, वापस स्वागत है। आज की इस नई कहानी का शीर्षक है गायब हो चुकी उत्तराधिकारिणी का मामला। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी या विषय है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हम आपके कमेंट पर भी वीडियो बना देंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। लंदन में एक धुंधली शाम थी जब जासूस रोहन सक्सेना को अपने कार्यालय में एक जरूरी टेलीग्राम मिला। यह संदेश शहर के सबसे धनी व्यवसायियों में से एक सर जेम्स व्हिटेकर का था। उनकी बेटी एलिजा व्हिटेकर पिछली रात उनके पारिवारिक हवेली से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। रोहन, जो अपने तेज दिमाग और गहरी अवलोकन क्षमता के लिए जाने जाते हैं, तुरंत ही उत्सुक हो गए। जब रोहन व्हिटेकर एस्टेट पहुंचे तो उनका स्वागत सर जेम्स ने किया, जो 50 के दशक के अंत में थे। उनके बाल सफेद हो रहे थे और उनका चेहरा चिंतित था। कृपया जासूस, आपको उसे ढूंढना होगा। अगले सप्ताह उसकी सगाई होनी थी और अब वह बिना किसी निशान के गायब हो गई है। रोहन ने सर जेम्स को आश्वासन दिया कि वह एलिजा को खोजने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। उन्होंने घर के कर्मचारियों से पूछताछ करके अपनी जांच शुरू की। नौकरानी मैरी ने पिछली रात लगभग 9 बजे एलिजा को अपने कमरे में देखा था। वह परेशान दिख रही थी और एक पत्र पढ़ रही थी। किसी ने उसे कमरे से बाहर जाते नहीं देखा, लेकिन सुबह तक वह चली गई थी। रोहन ने एलिजा के कमरे का निरीक्षण किया। यह बिल्कुल साफ सुथरा था और किसी तरह के संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। हालांकि उसने लैवेंडर की हल्की खुशबू महसूस की, एक ऐसी खुशबू जो घर में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती। यह उसका पहला सुराग था। रोहन का अगला पड़ाव एलिजा के मंगेतर थॉमस बेनेट था। थॉमस एक आकर्षक युवक था जिसका कानून में एक आशाजनक करियर था। वह एलिजा के गायब होने से वास्तव में व्याकुल लग रहा था। वह किसी बात को लेकर घबराई हुई थी। थॉमस ने कबूल किया। उसे कुछ दिन पहले एक पत्र मिला था और वह अलग थलग हो गई थी। मैंने उससे इसके बारे में पूछा, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। रोहन ने थॉमस से पूछा
कि क्या उसने पत्र देखा है, लेकिन थॉमस ने अपना सिर हिला दिया। इस जानकारी के साथ रोहन उस पत्र को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ हवेली में लौट आया। गहन खोज के बाद उसे बिस्तर के नीचे छिपा हुआ एक मुड़ा हुआ कागज मिला। यह पत्र किसी अज्ञात प्रेषक का था, जिसमें एलिजा को चेतावनी दी गई थी कि यदि वह अपनी मां की मृत्यु के बारे में सच्चाई जानना चाहती है तो उसे डॉक के पास एक पुराने गोदाम में मिलना होगा। रोहन जानता था कि यह रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकती है। उसने सर जेम्स से एलिजा की मां के बारे में पूछा। सर जेम्स ने बताया कि एलिजा जब बच्ची थी तब उसकी पत्नी की एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन विवरण हमेशा रहस्य में डूबा रहा। एलिजा को हमेशा लगता था कि कहानी में कुछ और भी है, लेकिन सर जेम्स ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया था। अगली शाम रोहन पत्र में उल्लिखित गोदाम की ओर चल पड़ा। ये टेम्स नदी के पास एक अंधेरी परित्यक्त इमारत थी, जो गुप्त बैठक के लिए एकदम सही जगह थी। जैसे ही रोहन पास पहुंचा, उसने अंदर से दबी हुई आवाजें सुनी। उसने सावधानी से अंदर प्रवेश किया और दो आकृतियों को देखा। एक पुरुष और एक महिला बहस कर रहे थे। महिला एलिजा थी और पुरुष कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे रोहन नहीं पहचानता था। रोहन छाया में से सुन रहा था। वह व्यक्ति एलिजा को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी मां की हत्या की गई थी, दुर्घटना में नहीं। उसने दावा किया कि उसके पास सबूत है और जानकारी के बदले पैसे की मांग की। एलिजा पीली और डरी हुई दिख रही थी, पैसे देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन रोहन ने सोचा कि अब हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। बस बहुत हो गया। रोहन ने छाया से बाहर आकर दोनों को चौंका दिया। उस आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन रोहन उससे तेज था। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद उसने उस आदमी को काबू में किया और उसका मुखौटा उतार दिया। यह सर जेम्स का पूर्व व्यापारिक सहयोगी चार्ल्स हार्डी था, जो सालों पहले एक सौदे में बर्बाद हो गया था। रोहन की पूछताछ के तहत चार्ल्स ने अपनी योजना कबूल कर ली। उसने विटेकर से पैसे ऐंठने के लिए एलिजा की मां के बारे में कहानी घड़ी थी। हालांकि सर जेम्स से बदला लेने की अपनी हताशा में उसने कुछ असली रहस्यों को उजागर कर दिया था। सर जेम्स की पत्नी वास्तव में अपनी मृत्यु से पहले एक निंदनीय संबंध में शामिल थी, जिसे परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए छिपा कर रखा गया था। एलिजा इस खुलासे से तबाह हो गई, लेकिन रोहन ने उसे आश्वस्त किया कि चार्ल्स के झूठ ने उसे बरगलाया है। उसकी मां के प्रेम संबंध के बारे में सच्चाई उसकी मौत का कारण नहीं थी। यह एक दुर्घटना थी, जैसा कि सर जेम्स हमेशा कहते थे। चार्ल्स की गिरफ्तारी और रहस्य सुलझने के बाद रोहन एलिजा के साथ विटेकर हवेली में लौट आया। सर जेम्स अपनी बेटी को वापस पाकर राहत महसूस कर रहे थे और उन्होंने रोहन को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि इन घटनाओं ने परिवार पर, खास तौर पर एलिजा पर एक छाप छोड़ी थी, जिसने सच्चाई को स्वीकार करने के लिए थॉमस से अपनी सगाई को स्थगित करने का फैसला किया था। जब रोहन हवेली से बाहर निकला तो वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि कैसे रहस्य, यहाँ तक कि जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, अक्सर अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अभी के लिए एक और मामला बंद हो गया था और एक और रहस्य सुलझ गया था। रोहन सक्सेना कोहरे में वापस चला गया, अगली चुनौती के लिए तैयार, जो लंदन की धुंधली गलियों में उसका इंतजार कर रही थी।